नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर टेस्ट सीरीज़ में पहला टेस्ट है ये, उसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। टेस्ट जो है वो पॉलिटी का मैंने लिया है, पॉलिटी का था और मैंने बताया भी था कि पॉलिटी के शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं उनसे सवाल लिए गए हैं। आज अगर आपने टेस्ट को लगाया होगा तो आपको पता चला होगा कि एक्ट से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो अब आपका गलत नहीं होगा। टेस्ट में 150 सवाल होंगे। सेक्शनल टेस्ट है ये, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है। 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 9 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट था, इसलिए इस टेस्ट में मैंने वन लाइनर्स की संख्या रखवाई थी अच्छी खासी और स्टेटमेंट वाले सवाल भी थे। दोनों तरीके के सवाल हैं। जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको स्टेटमेंट वाले सवाल और सवालों का स्तर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अचानक से अगर मैं आपको बुर्ज खलीफा पर चढ़ा दूँ तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके स्तर बढ़ाना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन करना सीख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और आगे जाकर आपको कठिन सवाल करने का अभ्यास भी मैं करवा दूँ। इसी प्रकार से इसमें सवाल रखे गए हैं। कुछ सवाल बेहद आसान हैं, कुछ मॉडरेट है, कुछ कठिन होंगे, लेकिन टिपिकल हैं सारे के सारे सवाल। आसान दिखते हुए सवालों में भी आप फंसेंगे, फैक्ट ऐसे हैं जिसमें आप फंसेंगे। कोई बात नहीं। टेस्ट का पहला मोटिव क्या होता है? मेरे हिसाब से पहला होता है रिवीजन, और दूसरा क्या होता है कि फैक्ट्स को क्लियर करना। जब आप बुक पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो फैक्ट्स कई बार आपके क्लियर नहीं होते हैं। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें जब आपको फैक्ट्स दिखता है तो वहाँ से आपके फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। टेस्ट सीरीज कोई भी लगाइए, मेरा लगाइए, किसी ऑफलाइन का लगाइए, किसी भी कोचिंग का लगाइए, उसको 3 बार लगाना होता है। अगर आपने 3 बार नहीं लगाया उसको तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई बेनिफिट कुछ नहीं, नुकसान ही हो जाएगा, उल्टा आपका समय बर्बाद होगा। ओके, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखिएगा। इस टेस्ट को, इसके एक्सप्लेनेशन को, इस वीडियो को 3 बार आपको लगाना है। जब पहली बार वीडियो देखिए, दूसरी बार मैं बोलूँगा एक्सप्लेनेशन से पढ़िए ताकि आपका समय कम जाए। 3 बार लगाइएगा टेस्ट को, बार बार मैं बोल रहा हूँ। कोई भी टेस्ट किसी भी कोचिंग का लगाएंगे, कोई गारंटी नहीं होती है वहाँ से सवाल आने की। मेरे भी टेस्ट से मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा सवाल आने की। अगर मैं गारंटी लूँगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इसकी गारंटी ज़रूर लूँगा कि 25 टेस्ट में आपके 16 टेस्ट में सब्जेक्ट का रिवीजन, 25 में उसका फिर से रिवीजन मैं ज़रूर करवा दूँगा। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ और इस गारंटी पर हम खरा भी उतरेंगे। चलिए देखते हैं, पहले सवाल से शुरू करते हैं और एक एक करके सवालों को डिस्कस करेंगे। कुछ आसान सवाल भी होंगे, कुछ कठिन सवाल भी होंगे। इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में कहीं पर कोई स्टेटमेंट समझ में ना आ रहा हो तो हिंदी में पढ़िएगा, क्योंकि हमने हिंदी से इंग्लिश किया है, इंग्लिश से हिंदी नहीं किया है। ओके, पहला सवाल क्या है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जहाँ से पीटी का आपका पॉलिटी का टॉपिक जो है वो शुरू होता है। पॉलिटी शुरू ही कहाँ से होता है? तो वो होता है कि भाई संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से एक्ट का प्रावधान था इसमें। ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा सभी सवालों को। उसके पश्चात आप जाएंगे नेक्स्ट पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के संबंध में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। क्या दोनों सही हैं? दोनों गलत हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं, पहला सही दूसरा सही, दोनों गलत। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसका? आसान सवाल है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अगर और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़िए कि इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। दूसरा क्या है कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल जो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। 6 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। नहीं, यहाँ पर 4 सदस्य कार्यकारी परिषद था। बहुत ही क्लिष्ट सा छोटा सा फैक्ट डाला हुआ था जहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही है। इस एक्ट के तहत ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या तात्पर्य होता है? रेगुलेटिंग एक्ट का तात्पर्य होता है जो कंपनी के क्रियाकलाप थे उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि कंपनी पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लग रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स खुद भ्रष्टाचार में लिप्त था। अलग अलग आप केस सुनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का, जिसके पश्चात से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि जब कंपनी भारत जैसे समृद्ध प्रांत में काम कर रही है फिर भी नुकसान में चल रही है ये कंपनी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप,
नुकसान में चल रही थी, तो क्यों न इसको रेगुलेट किया जाए। ये क्या क्या प्रशासनिक और वित्तीय कार्य हैं, राजनीतिक कार्य हैं, उसको क्यों न रेगुलेट किया जाए। उसी के कारण से 1773 एक्ट का निर्माण किया गया था और ये भारत में पहली बार किसी संसद के द्वारा बनाया गया एक्ट था जिसको भारत की भूमि पर लागू किया गया था। 1773 एक्ट को भारत में राजनीतिक प्रणाली में एक्टों की शुरुआत की पहली कहानी यहीं से शुरू होती है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उससे पहले भारत में शरिया कानून या फिर वेदों पर आधारित कानून, हिंदू मुस्लिम लॉ वगैरह चलते थे, लेकिन भारत में कोई संसद के द्वारा बनाया गया कानून पहली बार यहीं पर आया। कृषि अधिनियम में भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। बहुत ही आसान सा सवाल है, इस तरह के सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को पहली बार इसमें भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। कब कहा गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट की क्या खासियत थी? एक और खासियत थी, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इसकी खासियत थी कि कंपनी के प्रशासनिक, कंपनी के राजनीतिक कार्य और कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्य से जुड़े हुए कार्य जो थे, व्यापार से जुड़े हुए कार्य जो थे, इनको और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1813 एक्ट की क्या खासियत है? एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऑप्शन में से बनेंगे। अब सुनिए, 1813 एक्ट की खासियत है कि इसमें 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा हेतु खर्च के लिए रखा गया था। 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा हेतु खर्च के लिए रखा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा चाय और चीनी को छोड़कर चीन से जुड़े हुए व्यापार, चीनी मतलब वो चीनी नहीं, चाय और चीनी से जुड़े हुए व्यापार, चीन चाइना से जुड़े हुए व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापार पर कंपनी का आधिपत्य जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। कोई भी ब्रिटेन से भारत से व्यापार कर सकता था, केवल चाय का व्यापार नहीं कर सकता था ब्रिटिश व्यापारी, और चीन से व्यापार नहीं कर सकता था। ये भी प्रावधान 1813 के ही एक्ट में लाया गया था। तीसरा सवाल है कि मैच करना है 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। एक को भी अगर आप मैच करेंगे तो सारा मैच हो जाएगा आपका। आसान सवाल है, इसको तो गलत नहीं करना चाहिए था। क्या है? एक को मैच कीजिए। 1773 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था, विलियम बेंटिक को बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जिसको भारत में सुधारों के लिए काफ़ी हद तक प्रशंसा भी मिली है। सती प्रथा से जुड़े हुए कानून, बहुत सारे कठोर कानून इसमें बनाए गए थे। इसने भारत में काफ़ी अच्छे काम भी किए थे। इसने ये भी बोला था कि जब मैं भारत आया तो मैंने देखा कि भारत के मैदान यहाँ के कारीगरों के अस्थियों से पटे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे कारीगरों को ख़त्म कर दिया गया था। इस प्रकार की नीति का निर्माण किया गया था कि ब्रिटिश के आने के पश्चात से जो ग्रामीण उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग था, जो भारत का उद्योग था, वो लगभग में समाप्त हो चुका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले का सी हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल। 1813 के एक्ट में पहली बार क्या हुआ था? पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए भारत में अनुमति दी गई थी ऑफिशियल रूप से कि आप ईसाई धर्म का फैलाव करें। ये 1813 का एक्ट था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन निकलेंगे। 1773 में पता ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1784 के द्वारा क्या हुआ था? अभी मैंने बताया, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अगले सवालों को दिख गया। आपको काफ़ी सारे डिटेल में सवाल दिखेंगे, कृपया करके सभी सवाल को अटैम्प्ट कीजिए, सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। 1774 में स्थापित कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे के वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र था ये, इसीलिए इसको कलकत्ता के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके अलावा अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, ये आप बताइए ज़रा। ये फैक्ट हो गया थोड़ा सा कठिन वाला, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन कौन थे? और एलिजा इम्फे के अलावा ये तीनों ही शामिल थे, रॉबर्ट चैम्बर्स और लेमिस्टर और जॉन हाइट, ये तीनों के तीनों जो थे ये सभी थे। और उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में किया गया था। पहली बार किसी एक्ट के द्वारा भारत में न्यायालय की स्थापना 1773 के पश्चात से किया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन की द्वैध प्रणाली
समाप्त कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है, वन लाइनर है, लेकिन कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। कौन कौन से होगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लागू कब किया गया था, किस एक्ट के द्वारा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें एक्ट के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को लाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको लाया गया था। और उसको समाप्त कब किया गया? समाप्त किया गया 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। अगला सवाल क्या है? 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट जो है इसके पृष्ठभूमि क्या है? तो 1857 का भयानक सा विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, उसके पश्चात इस एक्ट को बनाया गया था। उसके पश्चात इस एक्ट को बनाया गया था। ये इसकी पृष्ठभूमि है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सवाल इंग्लिश में नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा आपको। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या आज लागू है? अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल लागू है। आप जो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ये सभी के सभी अलग अलग मंत्रालय जो संभाल के बैठे हुए हैं ना, इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो प्रणाली। क्या कहा जाता है बंधुओं? पोर्टफोलियो, कि हर काम एक ही व्यक्ति नहीं करेगा, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग लोग होंगे। इसको 1861 के एक्ट द्वारा लागू किया गया था। क्या बताइएगा मुझे? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। भारत के राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया। क्या ये सही है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा मुझे। एक स्टेटमेंट को हटाइए जरा, इसमें से एलिमिनेट कीजिए। एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कीजिए, आपको दिखेगा। अगर मान लीजिए आप पहला पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत आपको ये पता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अभी एक ए, बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो आप वर्तमान में देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 123 के तहत में जब संसद की कोई भी एक सदन जो है वो कार्य नहीं कर रही हो, जैसे राज्यसभा का समय नहीं चल रहा हो या लोकसभा का समय नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस दौरान राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत में। ये प्रणाली की शुरुआत भी 1861 के एक्ट से ही शुरू हुआ था। अगला है कि भारत के राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया। आपको पता होगा कि नया पद जो है 1858 एक्ट में सृजित किया गया था। तो तीसरा तो गारंटेड गलत होगा। अगर आप सही नहीं छांट सकते हैं तो गलत को छांट लीजिए, तब भी आप आंसर निकाल ले जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संवैधानिक विकास में किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया भारतीय संवैधानिक विकास में। बहुत ही छोटा सा सवाल लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है। मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से आप कब सुनते हैं? अच्छा बताइए। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, दिसंबर में, 25 दिसंबर के आसपास में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो संस्कृत कॉलेज बम्बई के में हुआ था इसका स्थापना। किस किस ने किया था? तो ए ह्यूम वगैरह थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी वगैरह थे, अलग अलग थे। अब मुझे बताइएगा जरा कि उसके पश्चात क्या हुआ था? उदारवादियों का दौर शुरू हुआ था। तो उदारवादियों को खुश करने के लिए उसके पश्चात जब एक्ट बनाया गया तो उसमें उनको खुश करने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। इसीलिए हिस्ट्री को कभी भी पढ़ें तो बैकग्राउंड सहित पढ़िए, और पॉलिटी को जब भी पढ़ें तो बैकग्राउंड सहित पढ़ना चाहिए, ताकि आपका कहानी की जैसे आपको याद रहे। तो 1892 का एक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ये तीनों तो कतई हो ही नहीं सकता है। 1858 का एक्ट कैसे हो जाएगा? 1861 का भी नहीं हो सकता। 1793 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक ही आंसर मिलता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था, इसको आप कर सकते थे। ये गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में अगर आप आसान सवाल को गलत कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। कठिन सवाल गलत हो भी सकते हैं, आसान सवाल को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। सूची को मैच करना है। 1813 का चार्टर कानून, 1909 का भारत परिषद एक्ट, 1919 का भारत शासन एक्ट, 1935 का भारत शासन। ये पॉलिटी का पेपर है, पॉलिटी का ही पेपर है। एक्ट को रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं आपके, और भी सवाल आएंगे अलग अलग टॉपिक से। देखिए क्या है इसका। 1813 का चार्टर कानून, 1909 का भारत परिषद एक्ट, 1919 का भारत शासन एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। बताइए इसको मैच कीजिए जरा, इसका आंसर क्या होगा? कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको कि चाय और चीनी के व्यापार पर जो एकाधिकार था और उसको छोड़कर बाकी सभी जगहों पर एकाधिकार को समाप्त किया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के द्वारा। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। 1813 ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। 1919 के
भारत शासन एक्ट में क्या हुआ था और 1909 में क्या हुआ था, ज़रा मुझे बताइएगा। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की स्थापना की गई थी, तो बी का आंसर 4 हो जाएगा। 1919 का भारत शासन एक्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इसी से किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इसी से किया गया था 1919 के एक्ट द्वारा। 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। एक संघ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फाइनली संघ का निर्माण नहीं हो पाया था। संघ का निर्माण नहीं हो पाया था। ये संविधान का निर्माण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अलग अलग एक्ट को, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर हमारे भारत का महान संविधान बनाया गया था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 2 आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है, इसको स्टेटमेंट बनाकर भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर ही पूछा जा सकता है। अब आप देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1892 का अधिनियम में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन क्वेश्चन पूछने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते थे बजट पर इस दौरान, वो आगे जाकर प्राप्त हुई है। और 1892 के ही एक्ट में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान भी लाया गया था भारत में। निम्न से किस अधिनियम के अंतर्गत अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि कार्य जोड़ा गया? अगला सवाल आपका आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कंप्लीट रिवीजन होगा इस टेस्ट को लगाने के बाद। टेस्ट एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल होगा वो आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, कोई भी सवाल हो एक्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 1909 के एक्ट में लाया गया। 1892 के पश्चात कौन सा एक्ट आया था, 1909 का एक्ट आया था। तो इसमें दिया गया बजट पर बहस कर सकते हैं, इसमें अधिकार दिया गया कि आप पूरक प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं, संकल्प रख सकते हैं, मतलब अपना प्रस्ताव वगैरह रख सकते हैं 1909 के एक्ट में। तो ये प्रावधान जो है ये आपको क्रमागत रूप से सुधार को दिखाता है। 1919 का अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद प्रथम बार किस भारतीय को सदस्य बनाया गया? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले। आसान सवाल लेकिन आपको पता होना चाहिए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया। 11 का आंसर सी हो जाएगा। 1909 का अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद, वायसराय जो थे, वायसराय देखिए उस समय 2 तरीके से काम होता था, एक विधायिका होता था, विधायिका, और दूसरा होता था वायसराय का कार्यकारी परिषद, वायसराय का कार्यकारी परिषद। जैसे वर्तमान में, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर समझते हैं। वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, एक उनके काम करने वाले अलग अलग मंत्री होते हैं, एक होता है वहाँ का कांग्रेस जो कानून बनाने का काम करती है। तो कार्यकारी परिषद वायसराय से संबंधित और उनसे जुड़े हुए काम करने वाले कुछ लोग शामिल होते थे। इसी और इन सब का दोनों का प्रधान कौन होता था, तो वायसराय दोनों के होते थे, इसके भी और इसके भी। तो वायसराय कार्यकारी परिषद जो ये वाला हिस्सा है, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार 1909 के एक्ट के पश्चात से उनको सदस्य बनाया गया था। उनको विधि सदस्य बनाया गया था, कानून के लिए सदस्य बनाया गया था, विधि सदस्य वायसराय के कार्यकारी परिषद का। जो उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था वायसराय का, उसका उनको चीफ बनाया गया था। उनका उसमें विधि का मंत्री, लॉ मिनिस्टर टाइप का बनाया गया था उस समय में। ये आपको ध्यान में रहेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी के बारे में। ये छोटा सा फैक्ट था, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया आपको कि कार्यकारी परिषद क्या होता था और विधायिका क्या होता था। उस समय 2 होता था, पहले ही मैंने बताया। अमेरिका का जो सिस्टम है ना, कुछ वैसा ही सिस्टम, अमेरिका का जो अभी सिस्टम है कुछ वैसा ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ वैसा ही, जहाँ पर विधायिका बिल्कुल अलग होती है और जो वायसराय का कार्यकारी परिषद होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के मंत्री वगैरह होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के मेंबर हों। जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि मंत्री वही होगा जो जो संसद का मेंबर हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, या नहीं भी हो तो 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाए। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि मंत्री जो है वो कांग्रेस का सदस्य हो। मंत्री अलग हो सकते हैं, कांग्रेस का सदस्य बिल्कुल अलग हो सकता है। इसी प्रकार का कुछ उस समय भी भारत में था। कुछ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिमिलरली इसी प्रकार का कुछ था भारत उस समय भी, जिसमें कार्यकारी परिषद अलग और विधायिका अलग होता था। उसी कार्यकारी परिषद में अलग अलग लोगों को समय समय पर लाया गया। कार्यकारी परिषद के पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती थी, विधायिका के पास में शक्तियाँ कम होती थी। ये भी क्लियर हो गया आपको। उसी में विधि के सदस्य के तौर पर, मतलब कानून निर्माण या उससे सलाह से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को लाया गया था। ओके, ये ध्यान में रहेगा आपको, समझ बन गया होगा। आज के बाद वायसराय कार्यकारी परिषद कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको।
अगला सवाल देखिए क्या है, 1919 के अधिनियम के द्वारा किन किन प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषयों में शामिल किया गया था। बहुत ही आसान लेकिन क्लिष्ट फैक्ट वाला सवाल। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 भूमि, राजस्व, जेल, वो पुलिस, इसको किस में रखा गया, तो आरक्षित विषयों के लिए रखा गया। आरक्षित और हस्तांतरित 1919 में क्या किया गया, 2 तरीके के बनाए गए। ये वाइसराय हो गया, ये वाइसराय या गवर्नर, क्या बोलते हैं उसको, राज्य स्तर पर कौन होते थे, गवर्नर। गवर्नर का कार्यकारी परिषद के पास में कुछ काम होंगे और कुछ विधायिका के द्वारा जो बनाया जाएगा कानून उसके लिए कुछ काम होंगे। तो कार्यकारी परिषद का जो काम होगा उसको बोलेंगे आरक्षित, और जो विधायिका को हमने दे दिया उसको बोलेंगे हस्तांतरित। हस्तांतरित मतलब हमने आपको दे दिया ये काम करने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो गवर्नर के अंदर जो कार्यपालिका परिषद था, कार्यकारी परिषद था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलना ज़्यादा सही रहेगा, कार्यकारी में मुँह फंसता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसके पास में ज़्यादा रखे गए थे। सबका सब खेल कहाँ पर हो रहा है, प्रांत के स्तर पर हो रहा है, प्रांत के स्तर पर हो रहा है, राज्यों के स्तर पर हो रहा है ये खेल। इतनी बारीकी से समझा ही नहीं होगा कभी आपने, एक्ट को रट के लिए आए होंगे आप। गवर्नर के तहत जो कार्यकारी परिषद था उसके लिए जो कार्य थे उसको आरक्षित कहा गया, रिजर्व है वो, उस पर हम ही केवल कार्य करेंगे। तो सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जैसे भूमि हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गया, ये अपने पास में रख लिए, और जो छोटे मोटे मुद्दे थे उस समय के जैसे एग्रीकल्चर हो गया, शिक्षा हो गया, ये उनको दे दिया गया था। विधायिका के थ्रू काम कीजिए इस पर आप, यही था इसका स्पष्ट रूप से अगर ध्यान से देखेंगे तो यही था इसका डिवीजन। अगला देखिए क्या है इसमें सवाल, आरक्षित में और कौन कौन से विषय शामिल होंगे। तो देखिए आरक्षित में कुछ ऐसे हस्तांतरित में कुछ ऐसे मुद्दे रखे गए थे जिनका मैं नाम ले लेता हूँ। वो था सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सुशासन, कृषि आदि शामिल थे, जबकि आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त आदि शामिल थे। इसको ध्यान में रखिएगा। आपको लग सकता है कि ये सवाल थोड़ी ना पूछेगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। जो कहानी मैंने बताई है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टेस्ट से अगर आपको जुड़ना हो, चूँकि पहला वीडियो पब्लिक जाएगा, तो टेस्ट से अगर आपको जुड़ना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा फ़ी है, टेस्ट का लागत निकालना होता है, उतना फ़ीस तो रखेंगे ना, इसीलिए फ़ी रखा है। फ्री की चीज़ों को लोग परवाह नहीं करते हैं। तो जुड़िएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। निम्न में से कौन कौन से साइमन आयोग के सदस्य के रूप में शामिल थे, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, डोनाल्ड हार्वर्ड नाम है इनका, एडवर्ड कैरागन ये इनका नाम है। नाम में उच्चारण में हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन एक नाम तो इसी तरह का है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये चारों के चारों शामिल थे, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो साइमन कमीशन था 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, कब किया गया था, नवंबर 1927 में। कई बार आपको क्रम में लगाने के लिए पूछ लेगा, इसलिए नवंबर 1927 ध्यान में रखिएगा। नवंबर 1927 में नए संवैधानिक भारत में स्थिति का पता लगाने के लिए कि भारत में संवैधानिक सुधारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर इस एक्ट को, इस कमीशन को गठन किया गया था। क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, वाइट लोग ही थे, इसलिए इसका विरोध भी किया गया था लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में उसका भगत सिंह वगैरह ने बदला भी लिया था। तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जॉन साइमन जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल क्या है। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया, बहुत ही आसान सा सवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 16 अगस्त। अब आप मुझे बताएंगे एक चीज़ कि पूना पंचायत की तिथि क्या है। पूना पंचायत जो है उसकी तिथि क्या है। पूना पंचायत पता ही होगा, भारत के 2 सबसे बड़े स्कॉलर और अपने समय के और आज के भी सबसे बड़े प्रभाव रखने वाले व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, उनके बीच में समझौता हुआ था, उनके बीच में डिबेट हुआ था। कितना शानदार वो मुद्दा होगा। उसी को पूना पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पश्चात से उन्होंने अलग पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया था डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने, और उनको भारत में जो आप आज रिजर्वेशन देखते हैं विधायिका में, सुनिएगा ध्यान से, जो आज आप विधायिका में रिजर्वेशन देखते हैं, ये संविधान के निर्माण से पहले से दिया जा रहा है। संविधान के निर्माण से पहले से दिया जा रहा है। वर्तमान में विधायिका में जो SC/ST कम्युनिटी को, SC/ST को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, ये भारत के संविधान के निर्माण से पहले से दिया जा रहा है।
संविधान सभा के पहले से दिया जा रहा है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, जिसके पश्चात ये तय किया गया था कि कुछ सीटों पर SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाए। उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड अब कहाँ से आ गए? इसे कम्युनल अवार्ड नाम दिया गया क्योंकि इसमें सिख, मुसलमान, ईसाई, आंग्ल भारतीय, दलित आदि के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था, पृथक निर्वाचन की अवधारणा लाई जा रही थी। उसी के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। इसको भारत में डिवाइड एंड रूल का सबसे शानदार उदाहरण माना जाता है। कौन सा अधिनियम लंदन में भारत उच्चायुक्त के कार्यालय पद का सृजन किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम में इसका सृजन किया गया। 1919 एक्ट में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। चैम्बर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? अब ये क्या है? नरेंद्र मंडल क्या है? नरेंद्र मंडल होता है, उस समय अलग अलग भारत में रियासत हुआ करता था। उस रियासत से जुड़े हुए प्रिंस को एक जगह इकट्ठा किया गया। उनके हितों की बात करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को गठन किया गया था। जो भारत में अलग अलग रियासत थे, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, प्रिंसेस वगैरह थे, उनको इकट्ठा किया गया। उनसे जुड़ा हुआ एक छोटा सा संगठन बनाया गया और उनकी बातों को आगे बढ़ाने के नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में इसका उद्घाटन किया गया। 1919 के एक्ट के द्वारा इसकी भूमिका बनाई गई थी, बार बार सुनिएगा। लेकिन इसकी स्थापना 1921 में किया गया, 1921 में किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। इसके जो हेड होते थे वो कौन होता था? तो भारत का वाइसराय होता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई? 2 सदन की व्यवस्था कितने राज्यों में प्रारंभ हुई थी? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 राज्यों में प्रारंभ हुई थी। अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग लेवल के हैं। कुछ बहुत ही छोटे फैक्ट दिखेंगे आपको, कुछ कठिन दिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले दिखेंगे, लेकिन सवाल सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा और भी अच्छे आपको सवाल मिलेंगे। ये पहला टेस्ट है हमारा। निम्न से कौन कौन प्रावधान 1935 के अधिनियम में शामिल था? कौन कौन सा प्रावधान शामिल था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना थी क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना थी क्या? लोकसभा आयोग की स्थापना थी क्या? सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय हेतु निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार, पृथक निर्वाचन का विस्तार, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए, क्या इसमें शामिल था? बताइएगा मुझे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए इस सवाल को, आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कीजिए। क्या सिखों को भी दिया गया इस समय? क्या भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को भी इसी समय दिया गया पृथक निर्वाचन? नहीं, ये चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3, 5 आपको सही दिखेंगे। ये दोनों तो गलत है ही, और जो 5वां है वो तो सही होगा ही गारंटेड। इस हिसाब से आप 1, 2, 3, 5 इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी के आंसर में अगर कोई डाउट हो तो निसंदेह बिल्कुल आपका स्वागत है। अगर कहीं पर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो मैं उस तरह का नहीं हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ब्रह्म वाक्य है, इस तरह का नहीं है। माउंटबेटन योजना डिक्री बर्ड प्लान की कब पेश की गई थी? डिक्री बर्ड प्लान, इसको 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा डी, 3 जून 1947 को इसको पेश किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को कल ही के दिन पेश किया गया था। निम्न से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम का पद का सुझाव दिया गया था? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो आज आप देखते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, उसका पहली बार सुझाव कब दिया गया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम में इसका दिया गया था। भारत के संविधान में आर्टिकल 148 के तहत में कैग का गठन किया गया है। आर्टिकल 148 कैग से जुड़ा हुआ है। 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, उसके पश्चात कैग आ जाता है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को कब पेश किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को कब पेश किया गया? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 जुलाई 1947 हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंत्री से जुड़े हुए सवाल आपको बीपीएससी में लगभग में हर साल दिखेंगे। एक आध जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उससे एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं बीपीएससी में, कुछ विशेष प्रेम है उसको। देखिए इसका आंसर क्या है, बताइए इसमें सही युग्म कौन सा मैच किया हुआ है। आई चौधरीगर नाम है इनका, वाणिज्य दिया गया था इनको क्या? जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, हासिफ अली रेलवे व परिवहन, इसको ज़रा मैच कीजिए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग व नागरिक आपूर्ति मंत्री थे? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा डी, जॉन मथाई। 1946 की बात हो रही है, उस समय राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, लियाकत अली वित्त थे, CH भाभा कार्य खनन और ऊर्जा मंत्री थे, जॉन मथाई उद्योग व नागरिक आपूर्ति मंत्री बने थे। अंतरिम सरकार के संबंध में सूची को मैच करना है। जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, C राजगोपालाचारी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
मैच करना है आपको कौन कौन सा सही है, एक दो को सही मिलान कीजिए। जगजीवन राम जी के पास में क्या था, तो श्रम मंत्रालय था इनके पास में, तो पहला का तो क्या हो जाएगा भाई, पहला का तो आंसर हो जाएगा ए ही होगा। सरदार बलदेव सिंह जी के पास में कौन सा था, तो इनके पास रक्षा मंत्रालय था, तो 2 का सी हो जाएगा। तो यानी कि इसमें आपको दिख रहा है आंसर, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरे का बी आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में कार्य, खनन और ऊर्जा विभाग किन्हें सौंपा गया था, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, नरहर विष्णु गौडगिल को सौंपा गया था। इनके पास में कौन सा मंत्रालय था, इनके पास में था कार्य, खनन, ऊर्जा विभाग। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए, स्वतंत्र भारत में व्यक्ति और उनके सामने लिखा हुआ है मंत्रालय। R.K. सेट्टी, डॉक्टर जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, किसके पास में कौन सा मंत्रालय था, स्वतंत्र भारत में मंत्री बने थे ये सब के सब, बताइएगा जरा इसका आंसर। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, R.K. षणमुखम चेट्टी जो थे इनके पास में वित्त विभाग था, यानी कि ये सही हो जाएगा। डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास में रेलवे और परिवहन था। जॉन मथाई को ये भी जाता है श्रेय, इन्होंने बजट को अलग किया था, रेल बजट और आम बजट को अलग करने में भी इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अच्छा खासा सुधार किया था इन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास में शिक्षा मंत्रालय था और राजकुमारी अमृत कौर के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय था। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही शानदार सा सवाल, बताइएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा लियोनिड कार्टिस को कहा जाता है, लियोनिड कार्टिस को कहा जाता है, लियोनिड कार्टिस को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन का मतलब होता है 2 लोगों के द्वारा मिलकर शासन किया जाता है। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के लिए महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संवैधानिक सुधारों से एक माना जाता है और लियोनिड कार्टिस ब्रिटिश अधिकारी थे, लेखक भी थे, इन्हें ही भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत के शासन में पहली बार भारतीय लोगों को अंग्रेजों के द्वारा शामिल किया गया। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। इसमें क्या कहा गया, 1833 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी घोषणा की गई। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुगत वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पर पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जाएगा। बाद में आप चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा क्या देखते हैं कि भारत में भारतीय लोगों को ICS वगैरह की परीक्षा में शामिल होने के लिए दिया गया और वो शामिल हो सकते थे, भारत में हिस्सेदारी कर सकते थे शासन प्रशासन में। तो उसकी भूमिका 1833 एक्ट से ही बनना शुरू हुआ। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन से थे, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर कनिंघम शामिल थे। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, AB अलेक्जेंडर नाम था इनका, ये शामिल थे, AB अलेक्जेंडर शामिल थे। 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था और इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। 16 मई को प्रकाशित किया, 24 मई मार्च को भारत आया था, 16 मई को प्रकाशित किया था अपनी योजना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, बहुत ही आसान सा सवाल, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा। एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूं इसका कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। इसी तरह से फिर 25 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बाद में सभा ने उपाध्यक्ष 2 और उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। VT कृष्णमाचारी को दूसरे उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। तो इनको ध्यान में रखिएगा, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी जो थे इनको बनाया गया 16 जुलाई 1947 को। अगला एक उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया, बहुत ही छोटा सा आसान सा सवाल है, पहला टेस्ट है, इसी तरह का सवाल मिलेगा पहले टेस्ट में आपको, ध्यानपूर्वक मुझे बताइएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और 22 जनवरी को इसको अपनाया गया था। संविधान सभा बतौर विधायिका आम कानून लागू करना बैठक करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे। संविधान सभा जो थी ये 2 काम कर रही थी दरअसल में, ये आम कानून का भी निर्माण कर रही थी और ये देश के संविधान का भी निर्माण कर रही थी। तो देश के संविधान का जब निर्माण होता था तब इसके अध्यक्ष बदल जाते थे और जब आम कानून का निर्माण होता था तब इसके अध्यक्ष बदल जाते थे। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, GV मावलंकर जी थे। GV मावलंकर जी को लोकसभा से जुड़े हुए काम कानून बहुत सारे नियम कायदे बनाने के लिए भी इनको श्रेय दिया जाता है
भारत के पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी माने जाते हैं ये। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947 को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक मानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर शामिल थे इसमें 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी इसके शामिल थे। तो पहले का आंसर 34 का क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल देखिए क्या है और इसको ज़रा हल कीजिए। इनमें से कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? अभी मैंने नाम लिया, अभी लोग भूल गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि KM मुंशी और आपका N माधवराव। अगला सवाल है 36 नंबर की समितियों के मिलान को आपको देखना है कि JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, सरदार पटेल, उनके सामने उनकी समितियों के नाम लिखा। सारा मैंने आंसर राइटिंग करवाया है, ये सब आंसर राइटिंग करवाया मैंने। संविधान सभा की समितियों के बारे में लिखिए, समितियों के कार्यों के बारे में लिखिए, उससे जुड़े हुए नेताओं का नाम लिखिए, सब आंसर राइटिंग करा के याद करवाया है। अगर फिर भी गलत कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही चीज़ नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन भी करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का B हो जाएगा। JB कृपलानी जी किससे संबंधित थे? तो ये मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई संबंधित जो समिति थी उससे जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, SC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति से जुड़े हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ये सेल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड, प्रस्ताव, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक किया है, मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या था। द कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रस्ताव का नाम है, ये प्रस्ताव का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? तो ये प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। संविधान को पास करने के लिए जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था उसका नाम है ये। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? बहुत आसान सवाल, यही वो सवाल हैं जो आपको पेपर में भी मिलेंगे और आपको ढूंढना होता है इस तरह के आसान सवालों को। इस तरह के आसान सवाल पेपर में होते हैं, पिछली बार भी था, इस बार भी रहेगा, इसमें आपको गलती नहीं करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा BN राव को चुना गया था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? बहुत ही आसान सवाल, BPSC का फेवरेट सवालों में से एक। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? B, लॉर्ड्स विंसकाउंट ने आलोचना करने के लिए कि इसको हिंदुओं की सभा कह दी थी। भारत में डिवाइड एंड रूल करते थे वो, तो देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ करते थे। इसी प्रकार से विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। इसी प्रकार से ग्रीनवेल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। किसने बोला था? ग्रीनवेल ऑस्टिन ने। आपको इस स्टेटमेंट का खंडन करना होता है। जब मैं पॉलिटी के पहले क्वेश्चन करवा रहा था तो उस समय मैंने ये सब सवाल पूछे थे कि संविधान सभा जो है कांग्रेस की सभा थी, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उस समय ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होता है। आंसर राइटिंग करेंगे तो सारा कुछ क्लियर होता है, नहीं करेंगे तो आपको बाद में फैक्ट याद करना पड़ता है। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका था? 40 का आंसर क्या हो जाए? ग्रीनवेल ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। संविधान को बनाने पर 67 लाख रुपए खर्च हुए थे। AB अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। HB अयंगर संविधान सभा के सचिव बनाए गए थे। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इसके निर्माण में कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? महिला सदस्याएं शामिल थीं, बताइए। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 महिलाएं शामिल थी। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बिहार से कौन सी महिला शामिल थी या नहीं थी? कौन कौन सी ऐसी प्रमुख महिलाएं थी जो शामिल थी? ज़रा उनका नाम देखेंगे क्या आप? ज़रा देखकर मुझे बताइएगा। संविधान सभा में बिहार राज्य से कितने सदस्य शामिल थे? BPSC के फेवरेट सवालों में से एक। BPSC प्रीवियस ईयर MCQ भी करवा रहा हूँ मैं इसके साथ ही। UPSC के भी सवाल दिखेंगे आपको इसमें। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B, 36 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? आसान सवाल हैं ये सब के सब, ये सब गलत नहीं होना चाहिए, यहीं आपको स्कोर करना चाहिए था। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा C, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? 1937 में पता ही हो आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? मैरिस गिवेयर को
बनाया गया था। किसने स्वतंत्रता पूर्व संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम.एन. रॉय के द्वारा। ये एक भारत में कम्युनिस्ट नेता थे, इन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भी भाग लिया था और इन्हीं के द्वारा पहली बार संविधान निर्माण के लिए 1925 के आसपास में पहली बार बोला गया था। वर्ष 1934 में बोला गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ रॉय नाम था इनका, इनके द्वारा संविधान सभा के लिए बोला गया था। निम्न से किसके द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया गया था? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार पेश किया गया। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में स्थापित क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या बोला गया था कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा। क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ उसके पश्चात से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन जब आया, भारत कब आया? तो 1942 के मार्च महीने में आया था। अब जब ये मिशन फेल हुआ तो उसके पश्चात से गांधी जी ने बोला कि करो या मरो, अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक अधिनियम है। भारत के संविधान में काफ़ी बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट से लिया गया है। अंतरिम सरकार 1947 में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 50 नंबर सवाल जरा ध्यान से कीजिएगा। आसान सवालों के काफ़ी सारे करवाए मैंने ऊपर, अब थोड़ा सा आपको सवाल करना चाहिए। अब पढ़िए इसका आंसर क्या होगा, सही से पढ़िए इसको, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न से संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसका चुनावी प्रक्रिया 1935 का अधिनियम पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसमें इसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, जिनमें से प्रारूप समिति प्रमुख समिति थी। क्या ये गलत है? अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को भी सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। कि भारत के संविधान सभा में एंग्लो इंडियन और पारसी लोग शामिल थे क्या? आपको लग रहा है कि सही होगा? इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहाँ से हो जाएगा, यही तो गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी स्तर के सवाल हैं, ध्यान से करेंगे, ये आसान सवाल थे अगर ढंग से पढ़ते तो। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभा के द्वारा हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव का सहारा लिया गया था पहली बार। आलोचना जब हम करते संविधान सभा की तब ये सब पॉइंट्स लिखना होता है। सारे के सारे आंसर राइटिंग में कवर किए हुए हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। बाद में एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। ध्यान से कवर कीजिएगा। संविधान सभा की किस बैठक पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? 54 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं जो इसकी बैठक थी उसमें प्रस्तुत किया गया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? बहुत ही शानदार सा छोटा सा सवाल, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है। बताइए मुझे ज़रा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइवर जेनिंग्स ने कमेंट किया था कि भारत के संविधान निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी के पास में था ये। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित अधिनियम पर आधारित है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो किस अधिनियम में लिया गया? पहली बार कहाँ पर आपको दिखता है कि प्रांतों के बीच में और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन कहाँ पर दिखता है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 1919 के एक्ट में दिखता है। 1919 के एक्ट में दिखता है। कुछ देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है इस चीज़ को। इस अधिनियम में शक्तियों को संघीय, राज्य व समवर्ती सूची का जो डिवीजन किया गया वही तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। तो 1919 एक्ट हो जाएगा इसका। आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है ये, ध्यान से कीजिए। अगला देखिए सवाल क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंधों से कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए?
मतलब 26 नवंबर 1949 से ही हो गए। बाकी कब हुआ? बाकी 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। लेकिन पहले दिन से कौन कौन से इसमें लागू हो गए? आसान सा सवाल, इस फैक्ट को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान में आप कन्फ्यूजन में जी रहे होंगे। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निर्वाचन और नागरिकता। इन दोनों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। बाकी पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन हम लोग मनाते हैं ना, कौन सा दिवस मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन से लागू किया गया। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में हुए हैं? निर्वाचन पूछा जा रहा। कौन कौन से केंद्रीय जो विधानसभा था उसका निर्वाचन 1919 अधिनियम के तहत में हुआ है? कभी पढ़ा है इस तरह का सवाल? बताइएगा ज़रा मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और सी। 1926 का एक्ट, 1945 का एक्ट हो जाएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस के सदस्य कौन शामिल थे? प्रारूप समिति इतनी बार आपने पढ़ा है, उसमें कांग्रेस के सदस्य एकमात्र कौन से शामिल थे? यही वो फैक्ट्स हैं जो आपको किताबों में सामान्य तौर पर नहीं दिखता है। आप जब टेस्ट लगाएंगे, इसीलिए मैंने पहले क्या बोला कि मेरा पर्पस रिवीजन होगा। स्टेटमेंट वाले सवाल भी आएंगे आगे के टेस्ट में, तो भरा पड़ा है वही सब, लेकिन पहले फैक्ट का रिवीजन तो हो आपका, फिर तो स्टेटमेंट वाले सवाल भी करें हम लोग, है ना। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे। ओके, कौन से युग में सही सुमेलित है? जरा युग्मों को मैच कीजिए। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टीन ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये कमेंट किया है हमारे संघवाद पर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, गैरी जोन्स ने बोला है। फेडरेशन विद द स्ट्रगलिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स ने बोला है क्या? कौन सा युग में सही सुमेलित है? हमारे संविधान के बारे में दुनिया भर के संविधान विशेषज्ञों ने जो कमेंट किया है उसी का सवाल है। 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल इसमें तीसरा सही है। बाकी बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा था, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टीन ने कहा था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि भाई सहयोगात्मक संघवाद है भारत में, ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टीन ने कहा था। किस मामले या वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निषेध सिद्धांतों पर रखी गई है? मौलिक अधिकार शुरू हो रहे हैं गुरु, बताओ मुझे इसका आंसर। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में ये चीज़ कहा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र को वर्ष घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? अभी तो कांग्रेस पार्टी प्रचार में भी ये चीज़ कह रही थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया है ये? आसान सा है ये। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा भारत में 18 वर्ष किया गया मतदान की उम्र को। किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। कौन से वर्ष में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व आरक्षण प्रदान किया गया? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2011 में। कौन सा संशोधन था? 97वां संशोधन था वो। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो सहकारी समितियां होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया, 9 का बी भाग जोड़ा गया। 97वां संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल उक्ति आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? जब भारत में आपातकाल को लागू किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, तो आपातकाल के प्रावधान को बाद में बदल दिया गया था। तो कौन से एक्ट के द्वारा बदला गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव को सशक्त विद्रोह से तब्दील कर दिया गया था। सूचियों को मैच करना है। भाग 8, भाग 10, भाग 14, भाग 16 अलग अलग भाग हैं, ज़रा इनको मैच कीजिए। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 10 में है अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, और आपका भाग 14 क में है अधिकरण जो है संविधान में अलग अलग दिए हुए। भाग 16 में क्या है? तो इसमें कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको भी मैच कीजिए ज़रा। 9 का ख है पहला, दूसरा कौन सा है? भाग 17 है, तीसरा भाग 18, चौथा भाग 20 रखा गया है यहाँ पर। रोमन में इसीलिए लिखा गया क्योंकि एग्ज़ाम में भी रोमन में ही दिया जाता है आपको। 68 का आंसर क्या हो जाएगा?
68 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 4 जो है ये सही सुमेलित हैं। यहाँ पर 1 और 4 जो हैं ये सही सुमेलित हैं, 1 और 4 सही सुमेलित हैं। पहला है सहकारी समितियाँ, सही है। और आपका चौथा 20 जो है संविधान संशोधन भाग 20 में है, ये सही है आपका। भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में आपका राजभाषा है, आपदा उपबंध जो है ये भाग 17 में। भाग 18 में है आपदा संबंधी उपबंध, किस में है, तो भाग 18 में है। इन दोनों को अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ओके। संविधान की दूसरी अनुसूची में किनके परिलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकारों संबंधित प्रावधान है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची में आपको पता ही होगा अलग अलग संवैधानिक पद से जुड़े हुए व्यक्तियों के वेतन, परिलब्धियां, भत्ते, ये सब चीज़ रखा गया है, विशेषाधिकार सब रखा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 69 का आंसर हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4, 1, 3 और 4 हो जाएगा। संघ के मंत्री आप छांट सकते थे और संसद छांट सकते थे। इन दोनों के जो प्रावधान होते हैं उसको अनुसूची 2 में नहीं रखा गया है। अनुसूचियाँ जो हैं उसको कवर करके जाइएगा। संविधान की तीसरी अनुसूची में किन से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4 संसद के सदस्य, नियंत्रण महालेखा परीक्षक और राज्य मंत्री, इनसे जुड़े हुए जो शपथ का प्रतिज्ञा है कि शपथ किस प्रारूप में होगा, उन सब चीज़ों का ब्यौरा संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अगला सवाल आपका 71 नंबर की चौथी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है। मैच कीजिए ज़रा इसको, मैच कीजिए। अनुसूचित और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जुड़ा हुआ है। 5वीं अनुसूची भाषा से जुड़ा हुआ है क्या? 8वीं अनुसूची दल बदल कानून है क्या? 10वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन है क्या? ज़रा देखिए कि इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ज़रा मैच कीजिए, सुमेलित करना है आपको। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का डी, 2 का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी आंसर हो जाएगा। पहला है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है राज्यों के हिसाब से उसको रखा गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और आपका तीसरी अनुसूची तीसरा जो है 8वीं अनुसूची, इसमें क्या रखा गया, तो इसमें भाषा को रखा गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें दल बदल से जुड़े हुए कानून हैं। आसान सवाल था, ये सब सवाल गलत नहीं करना चाहिए, टॉपिक वाइज में है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या इसी प्रकार के टेस्ट होंगे, इस प्रकार का कतई नहीं होने वाला है। पहला टेस्ट है, इसीलिए इस प्रकार का रखा गया है कि आप थोड़ा सा देखें वन लाइनर को भी और कुछ स्टेटमेंट वाले को भी। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसमें स्टेटमेंट वाले सवालों की संख्या बढ़ती जाएगी। फुल लेंथ में तो आपको लगभग में 70% से ज़्यादा हिस्सा वही दिखेगा। शुरुआत टेस्ट है, इसीलिए इस प्रकार के फैक्ट वाले सवाल रखे गए हैं। सही सुमेलित करना है आपको। दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका का कानून संविधान से लिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति पर महाभियोग, कनाडा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है इसमें से। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? आप ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही सुमेलित हैं। किस देश के द्वारा भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषताएं ली गई हैं? किस देश से भारत के संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से प्राप्त की गई है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने आयरलैंड से प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि कनाडा, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और इधर है आपका संविधान में हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? विधि का शासन, राज्यपाल की नियुक्ति, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए इसका आंसर हो जाएगा। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति ली है, सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, ब्रिटेन से विधि का शासन हमने लिया है। और अगला है कि किन्होंने भारतीय प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा था? आसान सा सवाल है, इसको हल ज़रूर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा A.N. पालिकीवाला ने कहा था। ये आपको आंसर राइटिंग मैंने करवाया हुआ है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न से किस में प्रतिबिंबित होता है? ये यूपीएससी पीटी का सवाल है, आसान दिख रहा होगा आपको, यूपीएससी का सवाल है, उद्देशिका में दिखता है, उद्देशिका में दिखता है।
भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल से जुड़े हुए कई सारे आपातकाल को कैसे लागू किया जाए, किस प्रकार के प्रावधान हैं, उनको दो जगहों से लिया गया है। इसके कुछ प्रावधान को 1935 एक्ट से भी लिया गया है और बाकी को हमने 78 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से लिया है हमने इसको? तो हमने इसको जर्मनी के जो संविधान है, वाइमर संविधान जिसको कहा जाता है, वहाँ से भी लिया है। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? कौन सा एक विशेषता है जो भारत के संविधान में स्वतंत्र राज्य अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है? संविधान में नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्र केंद्र व राज्य, क्या ये सही है? राज्यपाल की नियुक्ति, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों जगहों पर जुडिशरी जो है ये फ्री है, संघात्मक तरीके की जुडिशरी है, बिल्कुल फ्री मानी जाती है। तो ये समानता है हम दोनों देशों में, बाकी वहाँ और हमारे देश के शासन में ये सब समानताएं नहीं हैं। निम्न से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, संसदीय व्यवस्था। ब्रिटिश संविधान से हमने कौन कौन सा लिया है? इसमें से 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है? अभी मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? फैक्चुअल सवाल है, ज़रा इसको हल कीजिए। स्टेट पीसीएस के बड़े ही फेवरेट सवाल होते हैं इस तरह का। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 हुए थे संविधान सभा के कुल अधिवेशन, 12 हुए थे इसमें। और 24 जनवरी 1950 को ये हस्ताक्षर हो गया था इस पर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। भारतीय के राज्यसभा को गठन में उन्होंने बोला कि भाई प्रतिभाशाली लोग, अनुभवशाली लोग और सेवा को प्रतिनिधित्व क्यों न दिया जाए। इसको लेकर भारत के संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित हुए थे? और राज्यसभा में जो कुछ लोग रखा जाता है अलग से, उसके लिए उन्होंने कहाँ से प्रावधानों को शामिल किया था? तो बताइएगा मुझे 82 का आंसर। 82 का आंसर हो जाएगा ए, आयरिश संविधान से ये चीज़ सीखा था। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जिन्हें प्रतिभा, अनुभव, सेवा के आधार पर चुना जाता है, उन्हें आयरिश गणतंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने शामिल किया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? सीए के कारण मैंने पढ़ाया था आपको, बताइए किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा होगा। आसान सा सवाल था ये। संवैधानिक व्यवस्था में उद्देशिका उपयोगी है, क्यों उपयोगी है संवैधानिक व्यवस्था में उद्देशिका भाई? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संविधान निर्माताओं को वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को परिलक्षित करती है, इसी के कारण से यह इम्पोर्टेंट मानी जाती है। निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समादुआ व पंथ निरपेक्ष, इसको अपने उद्देशिका में स्थापित किया गया है। निम्न से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन थोड़ा सा आप फंस सकते हैं इसमें। बताइएगा मुझे क्या है? संघात्मकता के लक्षण नहीं है भारत के संविधान में। बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान है ये। दोहरी नागरिकता भारत के संविधान में नहीं रखा गया है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंकों में धन जमा करके। ये बीपीएससी का सवाल है, ये बीपीएससी का सवाल है जो आपको दिख रहा है। भारतीय संविधान उद्देशिका भाग का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार हमने कहाँ से लिया है बंधुओं? तो ये लिया है हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में शामिल किए गए हैं? आसान सा सवाल है, ज़रा मुझे बताइए इसको। इसका आंसर क्या? भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है। पहले में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरे में क्या है? नागरिकता है। तीसरे में मूल अधिकार है। चौथे में क्या है? तो डीपीएसपी है। पाँचवें में क्या आ जाता है? केंद्र की कार्यपालिका है। उसके बाद से छठे में क्या आ जाएगा? ये आगे याद कर लीजिएगा। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर आपको पता होगा, आसान सा सवाल था, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बहुत ही आसान और टिपिकल सवाल। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा 1945 इसमें ही में बन गया था भारत। 90 का आंसर ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 42, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसके द्वारा सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तत्वों को कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय रखे गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। बताइए मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का।
इसका आंसर हो जाएगा, ये हमने रूसी क्रांति से लिया है। कहाँ से लिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया है। इसी में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी जो अवधारणा आप देखते हैं संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में वो लिया गया फ्रांस की क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया है? तो रूसी क्रांति से लिया है हमने। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अलग अलग विश्व इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में किसने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था? बहुत ही आसान टिपिकल सवाल, जरा मुझे बताइए इसका आंसर। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। संविधान सभा के प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 94 का आंसर हो जाएगा डी, उषा नाथ सेन को बनाया गया था। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? किस वाद में नहीं माना गया? किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया? तो 95 का आंसर हो जाएगा वेरूवारी संघ का जो मामला था 1960, ये मैच करने के लिए दे सकता है क्रम में। केशवानंद भारती, बेरूवारी संघ, मिनर्वा मिल्स, इन सभी को एक क्रम में लगाइए इसके डेट के अनुसार से। इसलिए 1960 का बेरूवारी मामला जो था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, परंतु बाद में केशवानंद भारती 1973 में किसने, और LIC वाद ऑफ इंडिया 1995 LIC इंडिया का वाद है, और 1973 का केशवानंद भारती का वाद है। इन दोनों बोला कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है प्रस्तावना, संविधान का अमूल्य हिस्सा है। इस तरह से कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कृपया करके ध्यान में रखें ये अलग अलग केस को। किसने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा था? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी महोदय ने कहा था। अगला स्टेटमेंट वाला सवाल है, जरा ध्यान से इसको हल कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। क्या ये सही है? यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्याख्याओं की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही, दोनों गलत, पहला सही, पहला गलत। सत्य कथन बताना है, बताइए जरा इसका आंसर। आपको लग रहा होगा कि स्टेटमेंट वाले तो यूं ही कर लूँगा मैं, करिए जरा इसको हल कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग कर देता है, स्टेटमेंट वाला सवाल जरा हल कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी प्रकार से मिक्स रहता है एग्जाम में, इसी प्रकार से रहता है। और भी स्टेट वाले क्वेश्चन तो ऐड होंगे ही, आपको दिखेंगे आने वाले टेस्टों में। पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेस्ट का स्तर बढ़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 98 का क्या लगाया है आपने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग देता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। 98 का आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर, इसका आंसर आपको पता होगा, आसान सा है, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात वो अपनी नागरिकता खो सकता है। अगर वो खुद से छोड़ दे या किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आपने प्राप्त कर ली तो आपकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है भारत, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। जो हम उद्देशिका पढ़ते उसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने अपने लिए संविधान बनाया, इसलिए सर्वोच्च शक्ति कौन है? हम तो जनता ही है, हम सर्वोच्च शक्ति हम ही हैं, क्योंकि संविधान का निर्माण हमने किया। बाकी देश में जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है, इसलिए सर्वोच्च शक्ति किसके पास में है? हमारे पास में है। भारतीय संविधान में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं रखा गया, बल्कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में संघ राज्य सूची जो आप देखते हैं वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगर आप चौथा को एलिमिनेट कर देते तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता। उसके पश्चात से सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी। अगर इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेते तो आसानी से आप बी आंसर निकाल सकते थे, है ना। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है। और अगर अच्छे से एलिमिनेशन करेंगे, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये तो पता ही है आपको, तो ये गलत हो जाएगा। और कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो एक गलत हो गया। उसके पश्चात से यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत में संघ सूची, राज्य सूची का निर्माण किया गया है, तो एकीकृत शक्ति कैसे हो जाएगा? इसलिए क्या होगा? चौथा तो गारंटेड गलत होगा, तो चौथा गलत हो गया, तो इन दोनों को काट दिया हमने, तो 1, 2 और 3 आंसर निकाल लिया।
ये तकनीक आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। मैं यूपीएससी पीटी का जब एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा ना और आगे के टेस्ट, तो उसमें आपको सिखाऊंगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता। अपने यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, ना तो संसद सर्वोच्च है और ना तो आपका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ना तो पार्लियामेंट ना तो सुप्रीम कोर्ट। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान के द्वारा लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू जो है भारत में कहाँ से लिया गया है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया आर्थिक न्याय का उपबंध? यूपीएससी पीटी एमसीक्यू। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ज़रा मुझे बताइएगा। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है आर्थिक न्याय? मूल अधिकार में है, नीति निषेध तत्वों में है, उद्देशिका में है, कहाँ पर है? आसान है गुरु। उद्देशिका में रखा गया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है और नीति निषेध तत्वों में भी रखा गया आर्थिक न्याय। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की अवधारणा है भारत के उद्देशिका में। 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने संविधान को अपना लिया था, इसीलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य उस दिन बन गए थे। भारतीय संविधान छठी अनुसूची किस समिति की सिफारिश से संविधान में जोड़ा गया? छठी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ा हुआ है। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो राज्य हैं उनके जनजाति बहुल राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। उनके जनजाति बहुल राज्य वाले असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके लिए 6 शेड्यूल बनाया गया। इस शेड्यूल को किस समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था? आंसर बताइए इसका। कृष्णमाचारी समिति, केलकर समिति, बरदोलोई समिति, चलैया समिति। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाए? गोपीनाथ बरदोलोई समिति के सिफारिश के आधार पर। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? टाइपिंग में मिस्टेक किया इसने। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? किसके लिए जोड़ा गया? लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और ये बोला गया कि इसमें शामिल चीज़ों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसलों के द्वारा बोला कि हम 9वीं अनुसूची का भी संवैधानिक पुनरावलोकन यानी कि संवैधानिक रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन उस समय लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया, इसी कारण से 9वीं अनुसूची का भी स्थापना किया गया संविधान में कि उसमें शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन बाद में न्यायिक पुनरावलोकन किया गया। 106 का आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महाधिवक्ता का अनुच्छेद 265 है क्या? भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 218। जरा मुझे बताइएगा इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल और केवल बी सही है। निर्वाचन आयोग 324 में है। महाधिवक्ता का अनुच्छेद क्या है? 165, 265 लिखा हुआ है वहाँ पर। संघीय लोक सेवा आयोग किस में है? 315। पता होना चाहिए यूपीएससी के बारे में भाई, संवैधानिक बॉडी है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? 124 से 147। 148 में क्या है? कैग है। याद मत कीजिए, ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक एस्टिमेट रखिए कहाँ से कहाँ तक में कौन है। 123 में क्या है? 123 में संसद समाप्त होती है। अध्यादेश की शक्तियों के द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा संसद की समाप्ति हो जाती है। यहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सब कौन ध्यान में रखेगा। 51 में क्या है? मूल कर्तव्य है। 52 में कौन आ जाते हैं? जैसे 51 खत्म होगा 52 से राष्ट्रपति महोदय शुरू हो जाते हैं। मैच कीजिए इसको ज़रा। अनुच्छेद 61, 67 ख, 94, 90। ज़रा इसको देखिए। ये सारे के सारे आंसर राइटिंग करवाए हैं मैंने तो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ भी आंसर राइटिंग करवा लिया, जो कि पता नहीं उसमें क्या आंसर लिखेंगे बच्चे, बहुत कम लिखा था उस दिन तो। 108 का आंसर ज़रा मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 61 में क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की शक्तियों को रखा गया है। 61 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 देखिए किस में है? तो इन दोनों को काट दीजिए, है ना। 2 तो कट गए। अब देखिए अगला क्या है। 67 ख में क्या हो सकता है? क्या आपको पता है?
94 में क्या हो सकता है, 90 में क्या हो सकता है, जरा एक आकलन लगाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 हो जाएगा। 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, और आपका 94 में कौन सा है, तो स्पीकर को हटाना है, और 67 ख में क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शामिल है। एलिमिनेशन का उपयोग हर एग्जाम में कीजिएगा, बहुत मदद करेगा आपको। मैं आपको सिखाऊंगा, पहला ही टेस्ट है ये, मैं आपको इतनी बारीकी से एलिमिनेशन सिखाऊंगा क्योंकि मुझे आता है, इसलिए मैं सिखाऊंगा कि आप नहीं आते हुए भी सवालों को एक बार को सॉल्व कर लेंगे आप, है ना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, लेकिन ये तो यूटी है, तो किस संविधान का अनुच्छेद के तहत में रखा गया है। इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक सलाह है यहाँ पर जो बहुत मदद करेगा। इस तरह का एग्जाम जब एग्जाम में आए तो कृपया करके इनको टच ना करें अगर याद ना हो तो, क्योंकि आपका सीधा 1/3 हो जाएगा, ये -1/3 आपका खा जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर गेस करना बहुत मुश्किल होता है। और आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल दिए जाते हैं जानबूझकर, जो आप अनुच्छेद देखें तो आपको लगेगा बहुत आसान है ये, लेकिन आप वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, 109 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 241। अगला है सवाल कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य होता है इकोनॉमी से जुड़े हुए, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, अलग अलग जो प्रावधान होते हैं उनको किस सूची में रखा गया है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य क्या होता है कि इकोनॉमिक रूप से देश की नीति का निर्माण करना, बहुत बड़ी बड़ी नीति हो जिससे संपूर्ण देश आगे बढ़े, इसको किस में रखा गया है। 110 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, संवर्ती सूची में रखा गया है आर्थिक नियोजन को। संवर्ती सूची का प्रवेश संख्या 20 में आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। धातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था संवर्ती सूची के आधार पर। निम्न में कौन से सुमेलित नहीं है, नागालैंड के लिए, असम के लिए, मेघालय के, आंध्र प्रदेश के लिए आपने सुना होगा। आर्टिकल 371 के तहत में अलग अलग राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। 111 का आंसर जरा मुझे बताइएगा। अगर इस तरह के सवालों के आंसर ना आता हो तो कृपया करके इसमें तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें स्कोप ही नहीं है तुक्का लगाने का, छोड़कर आगे बढ़ जाएगा याद ना हो तो। एक कोई कविता जैसी बनाकर आप याद कर सकते हैं सभी प्रावधानों को अलग से। ठीक है, 111 का आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 371 गौ का संबंध मणिपुर से है, मेघालय से नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनमें से किन विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आसान सा सवाल है, स्टेटमेंट वाला छोटा सा फैक्ट है, आसान है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, आप फंस सकते हैं इसमें। 112 का आंसर बताइए। ध्यान से देखिए किन किन विषयों को जोड़ा गया था। शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती में, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था स्टेट लिस्ट से, है ना। 3 लिस्ट होते हैं, एक सेंटर का होता है, कॉन्करेंट होता है दोनों का, और एक होता है आपका स्टेट का लिस्ट होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार पीसीएस ने क्या पूछा कि तीनों की संख्या का आधार पूछ लिया था, तो इसमें बहुत ही आसान सा लॉजिक लगाना होता है। सेंटर के पास शक्तियाँ ज़्यादा है तो जो भी सबसे बड़ा नंबर रहे उसको सेंटर से मैच कर दीजिए, हो गया आंसर आपका, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों विषय हैं। और 1976 में क्या किया गया था ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया था। कौन कौन से 5 हो गए, तो 4 तो यही हो गए। इसके अलावा न्याय प्रशासन और उच्चतम उच्च न्यायालय के अलावा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो कोर्ट होते उनके गठन के लिए भी संवर्ती सूची में शक्तियों को शामिल किया गया। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। बहुत आसान सवाल है, आसान सवाल गलत नहीं करना है, पहला पेपर इसलिए आसान है ये। 114 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, गण का तंत्र, गण का मतलब जनता। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था कि भारत में पार्टियां नहीं होनी चाहिए, किसने बोला था पार्टियां नहीं होनी चाहिए, भारत में राजनीतिक पार्टियां होनी ही नहीं चाहिए, ये किसने बोला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दल विहीन लोकतंत्र प्रजातंत्र का किसने बोला था। 115 का आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था। जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था कि दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। दलीय व्यवस्था दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे कौन, तो जेपी जयप्रकाश नारायण। इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्व और संघात्मक तत्व 2 होते हैं, संघात्मक और एकात्मक। बहुत बार आंसर राइटिंग मैंने करवाया है, संघ संघ संघ, बच्चे इरिटेट हो गए, इतनी बार मैंने करवाया संघात्मक एकात्मक क्या क्या होता है। बताइए मुझे जरा इसका आंसर। 116 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ये एकात्मक है कि संघात्मक है, विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा, ये तो संघात्मक हो गया था, पहला तो काट ही दीजिए, पहला काट दीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति थी, ये तो गारंटी ही आंसर होगा, राज्यपाल की नियुक्ति तो है ही एकात्मक, तो ये काट दीजिए, 2 आंसर हो गया।
2-4-5 2-3-5। अब हमें चौथा स्टेटमेंट को देखना है। न्यायिक पूर्णावलोकन ये एकात्मक है कि संघात्मक का प्रतिनिधित्व करता है। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? 2-3-5 हो जाएगा, 2-3-5 हो जाएगा, 2-3-5 हो जाएगा। चौथा गलत है। चौथा एकात्मक नहीं है, चौथा एकात्मक नहीं है, संघात्मक है, क्योंकि न्यायपालिका को समाहित करता है। ये एलिमिनेशन किया हमने, आसानी से आंसर निकाल लिया। जो गलत है उसको भी अगर आपने आंसर अलग कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो IAS, IFS ये सब एकात्मक के लक्षण होते हैं, एकात्मक के लक्षण होते हैं। आपातकाल ये सब एकात्मक के लक्षण होते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? बहुत आसान सवाल। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। भारत में जो संघवाद है वो किस प्रकार का है? तो भारत में सहकारी संघवाद है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक संविधान कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार से भारत का जो संविधान है सहकारी संघवाद है, और केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। केसी व्हीलर इन्होंने क्या बोला महोदय ने? कि अर्ध संघीय है। किसने कहा था कि भारत और अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला ही सवाल आ गया, केसी व्हीलर है। 118 का आंसर डी हो जाएगा। भारत शासन द्वारा राज चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राज चिन्ह हमारा क्या है? तो अशोक की लाट है, आपको पता ही होगा। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। यह सारनाथ बनारस स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है ना, उसके शीर्ष पर जो सिंह है यही है। इसी को भारत के संसद भवन के ऊपर में, नया जो संसद भवन बना है इसके ऊपर में लगाया गया। कहाँ पर है ये? सारनाथ। सारनाथ क्यों फेमस है? भगवान बुद्ध ने पहली बार यहाँ पर प्रवचन दिया था। बनारस के पास में स्थित है ये। यहीं पर जो सिंह स्तंभ है उसी को भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया। अशोक की लाट भी कई बार इसको बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सारनाथ 26 जनवरी 1950। एक क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट निकलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया, केवल भारत, भारत हिंदुस्तान इंडिया। बहुत विवाद था इसको लेकर, बताइए मुझे। इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत, ये जो भारत और इंडिया है वो एक ही है। इंडिया जो कि भारत है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? भी भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। उसी में बताया गया कि भारत और इंडिया दो शब्द हमारे लिए रखे गए हैं। वर्ल्ड में इंडिया ज़्यादा चलता है, अपने देश में हम लोग भारत बोलते हैं। वैसे भारत भी चलता है दुनिया में, कोई उसके लिए अलग से है क्या? अभी G20 का आयोजन किया गया तो भारत के राष्ट्रपति लिखा गया, न कि इंडियाज़ प्रेसिडेंट लिखा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो कोई उसमें अंतर नहीं है, संविधान पहले से ही वो समाहित है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। नया राज्य सृजित करना है हमें, मान लीजिए बिहार से अलग करके हमें झारखंड बनाना था जब, तो उस समय विधेयक को पारित कैसे करना होता है? बताइए मुझे इसका आंसर। संसद में साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और एक चीज़, राज्यों को जब बनाया जाता है इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है जब किसी राज्य का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। जब झारखंड का निर्माण किया गया और जब आपको पता है तेलंगाना का निर्माण किया गया तो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। साधारण विधेयक द्वारा जो होता है उसको संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, इसी को केवल संविधान का संशोधन माना जाता है। संविधान का संशोधन माना जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट में आएंगे आपके। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य व संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आसान सवाल, काफ़ी टॉपिक चर्चा में रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 69 संशोधन के द्वारा 1991 में 1991 में ये किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, जरा बताइए मुझे। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव व खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में एक टापू है छोटा सा। दादर नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। 1973 मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। कौन सा इसमें से असत्य है, असत्य गलत कथन कौन सा है इसमें से, बताइए मुझे आंसर। 124 का आंसर क्या हो जाएगा। दादर नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली। अब जरा इसको कैसे ध्यान में रखें भाई, तो पंडिचेरी और उनसे जुड़े हुए क्षेत्र, पंडिचेरी, यमन और करैकल, ये 3 क्षेत्र हैं जो पंडिचेरी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र हैं वो सब के सब पुर्तगालियों के पास में थे। ये बस इतना ध्यान रखना है कि केवल पंडिचेरी था वो फ्रांसीसी शासन का अधीन था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 125 के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1974 में इसको शामिल किया गया भारत में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 126 का आंसर क्या हो जाएगा। 1953 ईस्वी में इसका सृजन किया गया। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर, जिसको तमिलनाडु से अलग किया गया था। भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना, जिसके पश्चात से अलग अलग राज्यों को और भी भाषा का आधार पर भी डिवाइड किया गया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी रखा गया। फजल अली आयोग ने बोला था, फजल अली आयोग का गठन किया गया था, फजल अली आयोग। इन्होंने बोला कि भाषा को बिल्कुल रखना चाहिए, भाषा के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी रखना चाहिए। उसके बाद तमिल भाषी लोगों का राज्य तमिलनाडु, उसके पश्चात से गुजरात, फिर बाद में महाराष्ट्र गुजरात अलग हुए, फिर तमिलनाडु, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश ही अलग हुआ, और भी भाषा का आधार पर अलग अलग राज्य बनते चले गए। फिर पंजाब में से हिंदी भाषी लोगों का अलग राज्य हरियाणा, इसका गठन किया गया। फिर हिमाचल को यूटी बनाया गया पहले, उसके बाद पूर्ण राज्य बनाया गया। इस प्रकार से बहुत सारे राज्यों का सृजन भारत में किया गया। ओके, नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम कौन सा है, प्राप्त होने का होगा। यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने बोल दिया है, सही कर देगा वो अगले टेस्ट से। 127 का आंसर बताइए, कब किसको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल हो जाएगा अगर आपको याद नहीं होगा तो। नागालैंड 1963, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल 1987। पहले इसको नेफा कहा जाता था। अगला देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको मैच कीजिए ज़रा। 127 का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल। असम एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जो पहले संपूर्ण क्षेत्र में था, बाद में अलग अलग क्षेत्रों को अलग किया गया। वर्तमान में भी असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये ठीक है। अगला सुमेलित कीजिए, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, इनको कब बनाया गया, कब इनकी स्थापना हुई, ज़रा मुझे बताइए। 128 का आंसर क्या हो जाएगा। 128 का आंसर हो जाएगा क्या, तो मेघालय 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 मेघालय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ तो नया नया आपको पता ही होगा, तो इसको तो आप अलग कर ही सकते थे, 2000 ईस्वी हो जाएगा। और इसको भी मैच कर लेते तो भी आप आंसर निकाल ले जाते भाई कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। हिमाचल कब होगा, तो हिमाचल 25 जनवरी 1971, गोवा 1987 में गठित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 128 का आंसर ये हो जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए। 129 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। अगला निम्न से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था। 130 का आपको बताना है, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव नहीं था, कौन सा शामिल नहीं था। 130 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ज़रा देखिए क्या क्या है। प्रांत और राज्य के भारतीय संघ के लिए उपबंध, संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना, संविधान सभा क्रियाकलापों का ब्रिटिश सरकार का पर्यवेक्षक किया जाना,
तो लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। 130 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों और राज्यों के भीतर संविधान सभा के लिए उपबंध करना, ये इसमें शामिल नहीं था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों में लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर शामिल थे। इसकी सिफारिशों में संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षक किया जाना शामिल नहीं था। इसका मिस्टेक है, माई मिस्टेक। इसका आंसर डी होगा। संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षक किया जाना शामिल नहीं था। ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो संविधान सभा काम वगैरह करेगी उसका ब्रिटिश सरकार क्यों निरीक्षण करेगी, देखिए ये सब नहीं था इसमें शामिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के भूभाग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। भारत के भूभाग में क्या राज्य के भूभाग समाविष्ट हैं? प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। यूपीएससी प्रीवियस ईयर है ये। इसमें अन्य उपवर्जित भूभाग सम्मिलित किया जा सकता है। इसका आंसर ज़रा मुझे बताइए। भाग 1, संविधान भाग 1, जिसमें केंद्र और राज्य के क्षेत्र शामिल है, वहीं से ये सवाल बनाया गया है। 131 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। जितने राज्य के क्षेत्र हैं वो सब भारत के राज्य हैं, भारत के क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र जितने हैं वो भी भारत का क्षेत्र है। उसके अलावा और भी राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है, जैसे सिक्किम को पहले भारत में शामिल नहीं था वो, फिर बाद में हमने सिक्किम को शामिल किया। कल को हम कोई और क्षेत्र अगर विजिट करते हैं युद्ध के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा तो भी उनको भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? आसान सा सवाल है, ज़रा मुझे इसका आंसर बताइएगा। देखिए इसका आंसर क्या है कि एस.के. धर, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पर्रिकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, सीतारमैया, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पर्रिकर। 1953 का है फजल अली आयोग। अभी मैंने बोला था फजल अली आयोग की चर्चा मैंने की है अभी। बताइए ज़रा इसका आंसर। 132 का आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पर्रिकर। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, न्यायमूर्ति फजल अली थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा के नाम का परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा नाम रखा गया, उड़ीसा को ओडिशा किया गया। यह अधिनियम कब लाया गया था? 133 का आंसर हो जाएगा बी, 2011 में। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पंडिचेरी तथा चंद्रगढ़ पर फ्रांसीसियों का शासन था। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली है। 134 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। एस.के. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको पेश किया गया था दिसंबर 1948 ईस्वी में। 1966 से 69 का अवधि भारत में योजना अवकाश रहा, जिसका कारण क्या था? योजना अवकाश आप देखते हैं कि योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय प्लान बनाए जा रहे थे उस बीच में योजना अवकाश रहा। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था 1965 का भारत पाक युद्ध। दरअसल 1962 में भी युद्ध हुआ था जिसमें हम परास्त हो गए थे, हार गए थे हम। उसके पश्चात 1965 में फिर से पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया और 2 वर्षों का लगातार सूखा। इसी अवधि के दौरान इकोनॉमिक कंडीशन इतनी पुअर हो गई थी कि शास्त्री जी ने बोला था कि एक समय का खाना भी हम छोड़ देना चाहिए हमें, और इतनी कंडीशन हमारी ख़राब थी। फिर हरित क्रांति आता है, उसके पश्चात तो सारा गेम बदल जाता है। 136 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं, सी हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री है ये। अगला है कि सत्य सुमेलित ज्ञात कीजिए इसमें। तो हैदराबाद जनमत के द्वारा, जूनागढ़ पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा। कौन सा सत्य सुमेलित है इसमें? जल्दी से मुझे बताइए। 137 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा हो जाएगा। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई था, जूनागढ़ जनमत के द्वारा किया गया था समाहित भारत में। आंध्र प्रदेश के गठन के वक्त भूख हड़ताल के दौरान किन की मृत्यु हुई थी? पोट्टिली श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। यह आसान सवाल था। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु कब किया गया? 139 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1969 में। निम्न में हुए कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं? आसान सा सवाल, लेकिन बताइए मुझे इसका आंसर। कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सभी को प्राप्त होते हैं। केवल यही वो हैं 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारतीय लोगों के लिए हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 141 पर चलते हैं। करंट अफेयर का सवाल है, जरा इसको हल कीजिए। देखिए क्या है। चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम के टच डाउन पॉइंट को, जहां पर टच किया उसने, उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष केंद्र, शिव शक्ति केंद्र, महाशक्ति, चंद्र शक्ति। आसान सा करंट रखा है पहले पेपर में, बहुत आसान है। बताइएगा मुझे इसका आंसर, सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा यही।
अगस्त 2023 में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 142 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हुन मोनेट को बनाया गया है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है? ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये मैंने पढ़ाया भी था, बताइए 144 का आंसर क्या हो जाएगा? माया नाम रखा गया है। ये रक्षा मंत्रालय का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस है। जिस प्रकार से विंडो होता है, एप्पल का मैक होता है, आईओएस होता है, एप्पल का आईओएस होता है, फ़ोन का एंड्रॉयड होता है, उसी प्रकार का माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय ने अपनाया है। FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 145 का आंसर क्या हो जाएगा? FTII के नए अध्यक्ष बने हैं 145 का आंसर हो जाएगा आर माधवन को बनाया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 146 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 26 दिसंबर 2023 को UNGA का 78वें सत्र जो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, उसके अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 147 का आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को अपनाया गया। ये आपका सितंबर 2023 का करंट अफेयर है। नहीं अगर हो आपसे तो कृपया करके छोड़ दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। टेस्ट में करंट अफेयर इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप उसको पढ़ लें। वीमेंस फीफा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही थी? वीमेंस फीफा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? 148 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पेन हो जाएगा। चेन्नई कहाँ से हो जाएगा? वीमेंस फीफा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? तो स्पेन। इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। फाइनल में किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। वीमेंस फीफा विश्व कप स्पेन विजेता रही, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। सितंबर 2023 में फिफ्थ विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? फिफ्थ विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन चूँकि भारत में हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। 149 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। और अंतिम सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 150 का आंसर क्या हो जाएगा? हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। पेपर में वन लाइनर्स ज़्यादा थे। पहला टेस्ट था ये आपका। आने वाले टेस्ट में आपको स्टेटमेंट की भरमार मिलेगी। बेसिक से शुरू किया, बिल्कुल बेसिक से सवाल, गहरे फैक्ट, कुछ स्टेटमेंट वाले भी। जो टेस्ट आगे बढ़ेगा, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे किसी प्रकार का टेस्ट होगा क्या, कतई नहीं होने जा रहा है। ये पहला टेस्ट था, ये टीजर है। आगे देखिए बहुत सारे टेस्ट ऐसे आएंगे जिसमें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन सहित और भी ज़्यादा स्टेटमेंट वाले सवालों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अपने अमूल्य कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आने वाले टेस्ट में और भी अच्छे से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का।